बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा कोवलेंट सॉलिड हमने स्टार्ट किया था। कोवलेंट सॉलिड की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, एग्जांपल्स डिस्कस की, उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड स्टार्ट करना था, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं कि सॉलिड्स वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले इस पोर्शन में हमने देखा कि सॉलिड्स क्या हैं, फिर इनकी टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हमारा एरिया ऑफ स्टडी था, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया। टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ थी जिन्हें हमने डिस्कस किया, और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की तरफ आ गए, जिसमें हमने सबसे पहले आयोनिक सॉलिड्स पढ़ा। आयोनिक सॉलिड्स क्या थे? ड्यू टू दी कम्बिनेशन ऑफ आयंस बनने वाले जो सॉलिड्स थे वो आयोनिक सॉलिड थे। आयोनिक सॉलिड्स डिस्कस किया, फिर आयोनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद हमने आयोनिक सॉलिड्स का एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया NaCl के लिए। और इनसे पहले हमने सॉलिड्स की टाइप से पहले हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पहले पढ़ लिया था, खैर मैं वो नहीं बता सका। खैर आयोनिक सॉलिड्स में स्ट्रक्चर, यानी कि एक आयोनिक सॉलिड, इसकी प्रॉपर्टीज़ और एक स्ट्रक्चर। इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में कोवलेंट सॉलिड स्टार्ट किया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, वो कर ली हमने। और एक स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना था। और आखिर में हमने जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ और एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मेटेलिक सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ और उनका एक स्ट्रक्चर। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने याद रखना है बेटे कि कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। कोवलेंट सॉलिड्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज़। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज़। आयोनिक सॉलिड्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज़। और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एज लॉन्ग क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे गए, ना डायमंड का स्ट्रक्चर पूछा गया, ना आगे आयोडीन का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वो भी अभी तक नहीं पूछा गया। खैर स्टार्ट करते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इसके जो स्पेस हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। सबसे पहले डायमंड है क्या? वो कहते हैं जी कि ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, MCQ में भी पूछा गया है कि डायमंड अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, और ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म भी है। इसके अलावा बकीबाल भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। खैर आगे चलते हैं हम अपने मेन डिस्कशन को लेके। कार्बन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है और एटॉमिक मैस 12 है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मैस इसका 12 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, और इसी तरह मैं लिखूंगा जी 2px, 2py और 2pz। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन Z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर आप गिनती करें तो ये ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर आप कार्बन को एक्साइट कर देंगे, एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। तो मैं इसे लिखूंगा जी 1s2 वैसे ही आ गया, 2s2 था यहाँ पे, 2px1 था, 2py1 था, और 2pz जो था वो 0 था। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक्साइटेड स्टेट में 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करेंगे, और सेकंड शेल इज़ वैलेंस शेल। इसका मतलब ये जो शेल्स हैं या ये सब शेल्स हैं, ओवरऑल इन्हें मैं शेल कह सकता हूँ, तो सिर्फ हम वैलेंस शेल की बात करेंगे। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आपके पास 2s है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह
2px 2py और 2pz आ जाएंगे, 2px 2py और ये 2pz, इनमें भी अब एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बेटे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो मैं इसके लिए सिंपल आपसे 2 या 3 लाइनों में एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल डिस्कशन हम आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में से डिटेल डिस्कशन देखेंगे इसकी। होता क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है वो पहले लिखे हुए हैं और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में है। अगर आप देखें तो S की एनर्जी कम है और Px, Py, Pz की एनर्जी ज़्यादा है। जब बॉन्डिंग होती है तो ज़्यादा एनर्जी वाले पहले बॉन्ड बनाएंगे और जिसकी एनर्जी कम है वो बाद में बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब हमने वैसे जो था वो बॉन्डिंग नेचर को डिस्कस किया तो हमने देखा कि एट ए टाइम चारों बॉन्ड बन रहे थे। कार्बन एट ए टाइम चारों बॉन्ड बना लेता है डायमंड। ऐसा क्यों है? होना तो ये चाहिए कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो पहले बॉन्ड बनाएंगे, कम एनर्जी वाले बाद में। तो फिर अज्यूम किया गया कि ये हुआ होगा कि कार्बन का ये एक S और ये तीनों P इंटरमिक्स हो गए होंगे और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की होगी। हाइब्रिडाइजेशन करने से क्या होता है, जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो मैंने 4 ही नए ऑर्बिटल बना दिए, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने S और कितने P मिले? एक S था और P के 3 ऑर्बिटल थे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो sp3 यानी कि एक S और 3 P मिले, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले इसका नाम S था, Px था, Py था, Pz था। अब इनके नाम S, Px, Py, Pz नहीं होंगे, बल्कि जो हाइब्रिडाइजेशन हुई थी वही सबके नाम होंगे। इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है। इन चारों ऑर्बिटल को शेक करके आपने 4 नए ऑर्बिटल बना दिए। ये जो 4 नए ऑर्बिटल हैं इनमें सबकी खसूसियात जो हैं वो मौजूद हैं, इसीलिए हमने sp3 के नेम दे दिए। अब कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है, अगर मैं उसके लूप्स बनाऊं, 4 लूप्स बनेंगे, ठीक है। एक लूप ये आ जाएगा जी, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये और एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है। अगर मैं इन चारों को मिलाऊं तो आप देखेंगे कि कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी कार्बन की। अगर आप देखेंगे तो कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड में जो कार्बन है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब एक कार्बन के लिए हमने बात की है, डायमंड है ही सिर्फ कार्बन है, तो इसका मतलब सब कार्बन के लिए यही बात है। बहुत ज़्यादा टेट्राहेड्रल कार्बन आपस में मिक्स होंगे, आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बनाते बनाते एक जाइंट स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे आप डायमंड का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करूं, ये तो खैर ज्योमेट्री होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम की बात हो रही है। अब अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें डायमंड का, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दे देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। वैसे मोस्टली ये आपने बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। इसका ये जो टेट्राहेड्रल जो एक नेट बन रहा है, ये जो एक नेटवर्क बन रहा है कार्बन का, सिर्फ आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना कार्बन का, तो ये FCC स्ट्रक्चर है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन आपने फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना, उससे पहले पीछे वाले पेज पे, पेज 104 पे ही जो आपको एक कार्बन का नेटवर्क नज़र आ रहा है, आपने वो नेटवर्क बनाना है। किस तरह बनाएंगे जी आप? एक कार्बन है जी हमारे पास,
बिल्कुल इस तरह ये जो लूप्स है मैं लाइंस की फॉर्म में बना दूंगा। एक आपके पास बॉन्ड यहाँ पे लूप ये आ गया, दूसरा लूप ये आ गया, और तीसरा आपके पास लेट से ये आपके पास टेट्राहेड्रल आपने कार्बन बना दिया। इन सब के साथ आप इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करते जाएंगे। इसी तरह अगर इसके साथ रिपीट करूंगा तो इसी तरह बेटे अगर इसके साथ आप रिपीट करेंगे फर्दर, ठीक है। अगर इससे आप फर्दर आगे जो है वो एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास एक ना नेटवर्क सा बनता जाएगा। आपने कोई 4 से 5 इस तरह जो है वो कार्बन दिखा देने हैं, बस ज़्यादा काम नहीं आपने करना। लेकिन जी मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करता जाऊँगा तो ये कार्बन्स आपको मिलते हुए दिखाई भी देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको जब मिलाना है आपने, ये इसके साथ मिल गया, इसका एक कार्बन यहाँ पे आ गया और एक कार्बन यहाँ पे आ गया, ये इस तरह नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। यहाँ पे अगर आप एंगल देखेंगे बॉन्ड एंगल तो दैट इज़ 109.5, और अगर आप बॉन्ड लेंथ देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो दैट बॉन्ड लेंथ विल बी 1.54 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ होगी 154 पिकोमीटर, ठीक है। तो अब इन्हीं इंफॉर्मेशंस को आपने यहाँ पे बता देना है कि स्ट्रक्चर इसका कौन सा है, एफसीसी जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट आपने क्या बताना है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो आपने बता देना है कि बॉन्ड एंगल कितना है जी। वन 109.5 जिसे आप टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा जी, बॉन्ड एंगल होगा इसका। इसके बाद आपने बॉन्ड लेंथ बता देनी है। बॉन्ड लेंथ बेटे आपके पास 154 पिकोमीटर। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉन में कितनी होगी। एंगस्ट्रॉन में आपने जो है वो खुद से देखना है कि एंगस्ट्रॉन में ये बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। बॉन्ड लेंथ बताने के बाद आपने ओवरलैपिंग बतानी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओवरलैपिंग कौन सी होगी। देखिए इस ऑर्बिटल का नाम sp3 था, इसका नाम भी sp3 था, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3। जब ये कार्बन नए कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो कार्बन भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। उसका sp3 और इसका sp3 आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और इस तरह बॉन्डिंग होती जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बनते जाएंगे और ये स्ट्रक्चर जो है वो आगे एक्सटेंड होता जाएगा। तो ओवरलैपिंग आपने यहाँ पे बता देनी है कि कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3 ओवरलैपिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि sp3 ओवरलैपिंग है बेटे इसकी, ठीक है। ये बताने के बाद नेक्स्ट आपने क्या बता देना है, आपने बता देना है कि एक जो यूनिट सेल है या एक क्यूब है जो डायमंड का, क्योंकि मैंने कहा जी एफसीसी यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो एक क्यूब में कितने कार्बन होंगे ये भी आपने बता देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी नंबर ऑफ कार्बन इन वन क्यूब। एक क्यूब में कितने कार्बन हैं, टोटल 18 कार्बन होंगे एक क्यूब में। 18 कार्बन किस तरह होंगे आपने बताना है कि आपने क्यूब देखा हुआ था जी। क्यूब क्या था, मैं अगर यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आपको समझाने के लिए, तो ये बेटे आपके पास से एक क्यूब था। सबसे पहले तो जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे कार्बन एटम होंगे। इसका मतलब 8 कार्बन कहाँ आ गए, कॉर्नर में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 एट कॉर्नर के 8 कॉर्नर पे आ गए कार्बन एटम। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे है जी, 6 फेजेज हैं, 1 2 3 4 आगे और पीछे 6 फेसेस हैं। तो मैं लिखूंगा जी 6 एट फेसेस
और इन फेसेस के फिर बाद सेंटर में आके 4 कार्बन मौजूद होंगे, जो कि स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई डिस्कशन लेक्चर मिला तो मैं नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में वैसे आपको डायमंड का क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है आपके लिए फ़िलहाल ये। तो आप यहाँ पे बता दें कि 4 इनसाइड क्यूब के अंदर भी 4 जो हैं वो कार्बन एटम मौजूद होते हैं। तो इस तरह टोटल 18 इसमें आ जाते हैं जी आपके पास कार्बन। मैक्रोमॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड्स की नेटवर्किंग की वजह से एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है। पिछले लेक्चर में आप पढ़ के भी आए हैं कि ये डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि हर तरफ कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किसी भी सॉल्वेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन में नहीं आता। बाकी प्रॉपर्टीज़ हम इसकी पढ़ चुके हुए हैं। तो बेटा ये स्ट्रक्चर था कार्बन का, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जो है वो LMS पे कमेंट करके पूछ भी लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड। जी बेटे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं क्या? दोबारा बेटे सुन लीजिए कि जो भी आप सॉलिड पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपने सॉलिड को डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल दे दी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद एक स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले आयनिक सॉलिड पढ़ा था, बता दिया आयनिक सॉलिड क्या है, प्रॉपर्टीज़ बताई और एक आयनिक स्ट्रक्चर बता दिया NaCl का। फिर हमने कोवेलेंट सॉलिड्स पढ़े, प्रॉपर्टीज़ बता दी और एक स्ट्रक्चर बता दिया डायमंड का। अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे और एक स्ट्रक्चर बता देंगे और प्रॉबली वो जो है वो आयोडीन का स्ट्रक्चर होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे जी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है? कहते हैं जी कि दो सॉलिड्स in which polar molecule, इसी तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस और एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस ये क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। किस लिए? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाने के लिए या क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। अगर आप इसकी बुक से डेफिनेशन देखेंगे और उस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है? वो कहते हैं जी कि ऐसे सॉलिड्स जिसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूल पहले नंबर पे, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नंबर पे, या एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस तीसरे नंबर पे। ये 3 तरह के पार्टिकल मिलते हैं और क्या करते हैं? क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, इस तरह के जो सॉलिड्स हैं, इन्हें आप क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नाम देंगे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में एटम की बात भी आ गई, बात थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई। हमने जब मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था पहले चैप्टर में, तो मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पे कंसिस्ट करते हैं। कौन से थे? नोबल गैसेस। बिल्कुल हाँ, अगर आप नोबल गैसेस को सॉलिडिफाई करें तो नोबल गैसेस भी जब सॉलिडिफाई होंगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। वो जो स्ट्रक्चर होगा आप उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। एटॉमिक सॉलिड उन्हें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एटॉमिक सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड थे।
नोबल गैसेस बॉन्ड ही नहीं बनाते, इसका मतलब उनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, सिर्फ वो पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बने, इसलिए वो कोवलेंट सॉलिड में नहीं डिस्कस किया हमने, मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। इसकी एग्जांपल बेटे आप देख लें, जैसे कि आपके पास शुगर है, आइस है। एग्जांपल में हम बताएंगे जी, शुगर इसकी एग्जांपल है, आइस वाटर को जब हम फ्रीज कर देंगे, इसी तरह ड्राई आइस है। ड्राई आइस अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर लें तो वो ड्राई आइस बन जाएगी। एटसेट्रा लिख देते हैं जी साथ, हम फिलहाल बात को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। अब दो एटम्स को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका कि अगर नोबल गैसेस मिलेंगी तो ये जो दो तरह की टाइप्स मिल रही हैं, या पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की दो टाइप्स आगे जो है वो क्लासिफाई कर देंगे जी। तो टाइप्स देख लेते हैं। एक तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो इनसे बनने वाले जो सॉलिड्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दो तरह की टाइप्स हैं, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है और दूसरी जो टाइप यहाँ से हम बनाएंगे दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से हैं? ऑब्वियसली जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनेंगे, ठीक है। और जब पोलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी? अब बेटा थोड़ा सा आपने अपने प्रीवियस लेक्चर को साथ साथ सोचना है, जहाँ जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि याद करें कि फ़लाँ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने चैप्टर 4 के स्टार्ट में पहला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4 के स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में ही हमने वैन डर वाल फोर्सेस को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहली जो टाइप आती थी डाइपोल फोर्स थी। अब बेटे डाइपोल फोर्स किस तरह के मॉलिक्यूल में पाई जाती थी? पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती थी। तो यहाँ पे जब पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं ड्यू टू डाइपोल फोर्स, और वो मिलते मिलते एक पोलर सॉलिड बना देंगे। पोलर सॉलिड बन गया, लेकिन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल थे पोलर मॉलिक्यूल थे, तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो फिर कौन सी हो गई? डाइपोल फोर्सेस हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी पार्टिकल्स के दरमियान वो कौन सी थी? अट्रैक्टिव जो फोर्सेस थी वो कौन सी थी बेटे? डाइपोल फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डाइपोल फोर्सेस हैं। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि शुगर है, डाइपोल इसमें फोर्सेस आ जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आइस लिख लें आप, ये भी पोलर है तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल के केस में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से हैं? ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कौन सी है जी? डाइपोल के अलावा कोई भी वैन डर वाल फोर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? वैन डर वाल फोर्सेस हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर आपने बतानी है तो आप बता दें जी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप ड्राई आइस भी कहते हैं, ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसी तरह आयोडीन है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जी। आयोडीन एट रूम टेम्परेचर, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब एक दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर हम बात करें जी मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होंगे, किसके मुकाबले में? एज़ कंपेयर टू नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से बताया कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के हाई हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस मौजूद हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में ये लो हैं, क्योंकि इनमें लेस स्ट्रॉन्ग यानी कि LDF वगैरह जो है वो मौजूद है। पहली बात तो बेटा आपने ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पे अगर मैं ओवरऑल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करूं तो जो आयनिक सॉलिड हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बने हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन की वजह से। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इन्हें ब्रेक करना मुश्किल है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कोवलेंट सॉलिड आ जाते हैं। मैं यहाँ पे S लिख रहा हूँ, समझ आइएगा कि मैंने कोवलेंट सॉलिड लिखा। क्यों? क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए कोवलेंट सॉलिड्स के वो मेल्ट या बॉयल करने के लिए हमें जो था वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू आयोनिक सॉलिड। और अगर हम बात करें किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो मैं यहाँ पे बेटे मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए इस तरह लिख दिया मैंने। इनमें IMF मौजूद हैं, सबसे वीक हैं, तो लिहाजा इन्हें मेल्ट या बॉयल करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। तो आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए एनर्जी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। कोवलेंट सॉलिड्स में कौन सा बॉन्ड है? इसमें कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करूं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, उससे कम स्ट्रॉन्ग ये, और उससे कम स्ट्रॉन्ग ये। तो मेरा ख्याल है यहाँ से शायद थोड़ा सा हमें क्लियर हो पा रहा है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी दो टाइप आ गई, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर। पोलर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस इंफॉर्मेशन से 2 से 3 बार MCQ जो है वो पूछा गया। तो ये आपके पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को। अब बेटे हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो साथ साथ ज़रा देखते रहिएगा। चूँकि बातें रिपीट हो रही हैं तो मैं सारा कुछ बोर्ड पे नहीं लिखूँगा, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता जाऊँगा और हम साथ साथ आगे चलते जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के दरमियान मॉलिक्यूल को जो फोर्सेस कंबाइन रखती हैं वो फोर्सेस वीक हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो बेटे बातें वही रिपीट हो रही हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है दैट इज़ रेगुलर अरेंजमेंट, और जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पर मौजूद हैं। यानी कि पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल्स। अगर आप किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आयोडीन को डिस्कस करते हैं तो आयोडीन को जब भी आप सॉलिड फॉर्म में देखेंगे तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? फिक्स होगा। किसी दूसरे मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए ये डिस्टेंस जो है वो उसके लिहाज से फिक्स होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स पोजीशंस, कि एक मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो ये पोजीशन है इनकी पोजीशन फिक्स होंगी। सॉफ्टनेस है सेकंड प्रॉपर्टी। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक हैं। दैट इज़ वाई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट और कंप्रेसिबल भी हैं। आप इन्हें कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन दे के कंप्रेसिबल भी लिख दूंगा। आप इन्हें ईजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर इनके दरमियान जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं
तो इसका मतलब सॉलिड का वेपर फेज़ में जाना कंपैरेटिवली क्या है, इजी है। और किसी सॉलिड का वेपर फेज़ में जाना जो है वो वोलेटिलिटी है, तो ये जनाब इनकी वोलेटिलिटी क्या होगी, फिर हाई होगी। क्यों? क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इस वजह से कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। रीज़न क्या है, सेम रीज़न कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, लो हैं। इसके बाद कंडक्शन में आ जाते हैं जी हम। कंडक्शन हमें पता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, चार्जेस। कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है, जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं जी कंडक्शन होती है। तो इनमें चार्जेस मौजूद नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है जिनकी फ़्लो हो सके, तो इसलिए ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो दो तरह के हमने पढ़े मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं मैं लिख दूंगा जी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किस में डिज़ोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। इसी तरह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं मैं लिख दूंगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये डिज़ोल्व होंगे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल शुगर हमने कहा जी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, इसीलिए शुगर और वाटर का सोल्यूशन बन जाता है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने आयोडीन की बात की। आयोडीन को अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में डिज़ोल्व करवाएं तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन भी नॉन पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन वगैरह ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला जो है वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे। लास्ट में बेटे डेंसिटी आ जाती है इनकी। डेंसिटी क्या है, फार्मूला अगर आप देखें तो दैट इज़ मैस बाय वॉल्यूम। अब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, लेस कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है मैस बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये इनकी डेंसिटी क्या होती है जी, लो होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन का स्ट्रक्चर है, तो बड़ा साथ साथ रहिएगा, ईजी है, मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ फोकस करना है जी। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेफिनेशन हमने देखी, एग्जाम्पल देख ली, टाइप्स देख ली, प्रॉपर्टीज़ देख ली। लास्ट में एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना था, तो स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे आयोडीन जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका भी, तो मैं यहाँ पे इसे लिख दूंगा जी कि FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखें तो क्यूब आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बना दूंगा। तो हर कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोडीन का मौजूद है। अगर आप बुक पे भी देखेंगे तो डबल आपको जो है वो बॉल दिखाए होंगे, क्योंकि I2 है ये। ठीक है, ले जी, अगर आप देखें तो हर कॉर्नर पे आयोडीन का एक मॉलिक्यूल मौजूद है। तो अगर आप देखें तो क्यूबिक स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब हर फेस के सेंटर में भी एक आयोडीन मौजूद है। ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, ये राइट वाला फेस और ये इसका लेफ़्ट वाला फेस, इसी तरह ये बैक फेस और ये फ्रंट वाला फेस। तो अगर आप इन लाइंस को मिलाएंगे जिस तरह हम लास्ट मिलाते आ रहे थे, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है वो फेस सेंटर स्ट्रक्चर बनता जाएगा। इसी तरह बाकी लाइंस को भी मिलाएंगे तो ये फेस सेंटर स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी आपने बेटे इसे कंप्लीट करना है। सॉलिड स्टेट में ये लेयर फॉर्म में होते हैं, इनकी जो है वो सॉलिड स्टेट में ये लेयर फॉर्म में होते हैं, लेयर अरेंजमेंट में होते हैं। ये क्यूब्स आपस में मिलते जाते हैं और लेयर्स फॉर्म में मिलते हुए एक लेयर स्ट्रक्चर बना देते हैं सॉलिड स्टेट में।
अगर आप सॉलिड स्टेट में आयोडीन आयोडीन बॉन्ड डिस्टेंस देखें, यानी कि ये आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखूं तो मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं कि आयोडीन और आयोडीन इनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज़ 271.5 पिकोमीटर। और अगर गैशियस स्टेट में आप आयोडीन आयोडीन बॉन्ड डिस्टेंस देखेंगे तो डेट इज़ 266.6 पिकोमीटर। इसकी रीज़न क्या है, सॉलिड स्टेट में अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल को, या मैं इसको एक मॉलिक्यूल मान लूँ, तो इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल इस तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल इस तरफ से भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बॉन्ड दोनों मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है। गैशियस स्टेट में I2 मॉलिक्यूल, गैशियस स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 गुना फासले पे अपने साइज़ के लिहाज से, तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है गैशियस स्टेट में ये करीब आ जाते हैं अपनी अट्रैक्शन की वजह से, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। इसके अलावा बेटा आयोडीन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लें जी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आयोडीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से, आप इसे याद रखेंगे और अपना जो लेक्चर नोट्स हैं साथ साथ बनाते जाएंगे। यूनिक नोट्स बेटे ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे MCQs मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए। और ये हमारा आज का लेक्चर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।